तो आज जो हम कार्यक्रम विविध भारती पे सुनने वाले हैं वो है कार्यक्रम पूरा डेडिकेटेड टू रेजिस्टेंस। तो अब तक की जो कहानी अब तक आपने देखा, जो रिकैप है वो रिकैप कुछ था ओम्स लॉ से रिलेटेड। तो ओम्स लॉ का जो रिलेटेड जो रिकैप था उसने बताया था कि भाई जो ओम्स लॉ है उसने बताया था रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू आर एट कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस। जहां पर ये जो था वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, इसलिए मैं इसको कांस्टेंट बोल रहा हूं, और इसका मतलब था रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। हमारे पास रेजिस्टेंस एक प्रकार का डिवाइस भी होता है, और ये किसी सर्किट का भी होता है, किसी वायर का भी हो सकता है, किसी कंडक्टर का भी हो सकता है, किसी मटेरियल का भी हो सकता है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द मटेरियल। अभी आज हम डिपेंडेंसी की बात करेंगे कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस जो था उसकी जो यूनिट थी वो थी एक मंत्र के उच्चारण से। जैसे मैंने बताया था कि ओम बाबा ने एक मंत्र बोला था जिसका स्टार्टिंग था ओम, तो इसलिए उसका नाम पड़ा ओम्स, और इसलिए इसका नाम पड़ा ओम्स लॉ, और रेजिस्टेंस का भी बना ओम्स। आज हम बात करेंगे पूरी की पूरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स रेजिस्टेंस की। क्या होता है रेजिस्टेंस, और होता क्यों है रेजिस्टेंस। तो हमने इतनी बात कर ली थी, बहुत छोटा सा रिकैप 1 मिनट का, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या है, सिंपल सी बात यह है कि व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज नथिंग बट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल which opposes the flow of करंट या चार्जेस की बात करूं तो फ्लो ऑफ करंट, और करंट फ्लो क्यों होता था, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो भाई रेजिस्टेंस का भी एक सिंबल दिया गया। तो रेजिस्टेंस का जो सिंबल था वो कुछ इस तरह का था। आपकी किताब में सिंबल बने रहेंगे। देखो सिंबल इतना डेप्थ में बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी रेजिस्टेंस का सिंबल है ये, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। जब मैं सर्किट डायग्राम बनाऊंगा ना, सर्किट्स पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको सिंबल्स के बारे में इसको और विस्तृत रूप से जानकारी देता रहूंगा। एक चीज़ और होती है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कि इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस के दोनों साइन हैं, ये दोनों साइन जो हैं ये वेरिएबल रेजिस्टेंस के हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस के, ठीक। तो दोनों ही साइन वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस को हम वेरी भी करवा सकते हैं विथ आर नीड्स। तो हम एक फिक्स रेजिस्टेंस रखते हैं, ये फिक्स रेजिस्टेंस का साइन है जो कि हर कंपोनेंट के लिए, हर एक मटेरियल की वायर के लिए फिक्स होता है। फॉर से कॉपर, जो आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉपर हुआ। फिर एक और मटेरियल है जिसका नाम है टंगस्टन। क्या नाम है, टंगस्टन। इन दोनों का वायर जो है, अगर मैं सेम लेंथ का वायर ले लूं, लेकिन तब भी टंगस्टन का मटेरियल इस तरह से बना है कि इसको करंट को अपोज करने की क्षमता ज़्यादा है, यानी इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर। कॉपर का कम है एज कंपेयर टू टंगस्टन, और टंगस्टन का तो सबसे ज़्यादा ही है एज कंपेयर टू एनी मटीरियल। तो देखो सिंपल सी बात है, व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस नथिंग बट द प्रॉपर्टी एट विच, या प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। अब यहां पर जो है रेजिस्टेंस का, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जो हम लोग ये फैन इस्तेमाल करते हैं उसमें जो रेगुलेटर इस्तेमाल करते हैं उसमें हम रेजिस्टेंस को वेरी करवा के करंट कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको वैसे ही बताया था कि रेजिस्टेंस की एक यूटिलिटी भी हम लोगों ने निकाल ली थी। अब इसको बोलते हैं सिंपल सर्किट्स। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिंपल सर्किट्स। और जैसे फॉर एग्जांपल इसमें से करंट फ्लो हो रहा आई, इस पूरी सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो मैंने ये दे दिया। अब क्या है कि हम लोग जितना भी कोर्स में पढ़ेंगे उसमें हम ये वायर्स का रेजिस्टेंस, जो मैंने एक क्वेश्चन भी करवाया था पिछली क्लास में, कि इसमें जो वायर्स का रेजिस्टेंस है वो हम नेग्लिजिबल लेंगे। नेग्लिजिबल का मतलब होता है हम इसका रेजिस्टेंस, वायर्स का रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो मानेंगे। हम ज़ीरो मान के चलते हैं कि वायर का कोई रेजिस्टेंस, हालांकि जब नेचुरली जब हम लोग पढ़ते हैं, जब हम इसको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके पढ़ते हैं,
तो हम यहां पर रेजिस्टेंस का कुछ ना कुछ वैल्यू लेते हैं, किनका, जिन वायर से हम कनेक्ट करते हैं। फॉर से अगर आप अपने स्पीकर को बजाने के लिए ज्यादा लंबा वायर इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्पीकर के आउटपुट की क्वालिटी थोड़ी सी गिर जाएगी जो आपको पता नहीं चलती। या फिर आप ज्यादा वायर इस्तेमाल कर लो एक छोटे सी चीज को कनेक्ट करने के लिए, बहुत कम जगह को कनेक्ट करने के लिए 1 किलोमीटर लंबा वायर इस्तेमाल कर लो, तो वहां पर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो ज्यादा आ सकता है। इसलिए वायर की लेंथ कम से कम करने के लिए प्रॉपर वायरिंग के तरीके आज के आर्किटेक्चर लोग इस्तेमाल करते हैं। आज के जो घर बनाने वाले जो इलेक्ट्रिशियंस हैं, जो ये सप्लाई करते हैं, वो कम से कम कोशिश करते हैं कि कम से कम वायर लगे ताकि खपत, दैट इज द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी लेस बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। अब मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि कम से कम लेंथ की बात करेंगे हम वायर की, क्योंकि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो लेंथ पे डिपेंड करती है मेरे प्यारे बच्चों, डरना नहीं है, बताएंगे अभी सारी चीजें। लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। तो लेंथ के ऊपर डिपेंड करने की वजह से जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ाओगे, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ाओगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बनेगा। इसी वजह से हम लोग सर्किट को कम से कम वायर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम जो कोर्स में पढ़ने वाले हैं उसमें वायर को कनेक्ट करने के लिए जो रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वैल्यू नेग्लिजिबल है, मतलब 0 है। अब बात जो है वो इतनी सी है कि जो मैं रेजिस्टेंस बोल रहा हूं, इतनी चीख चीख के चिल्ला रहा हूं कि रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, उसको हम एज अ डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पर आप ये मत समझना कि वायर का भी कोई रेजिस्टेंस है, हम सिर्फ डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका कुछ इस तरह से होता है सिंबल, जो दिखता ऐसा नहीं है, लेकिन जो दिखेगा वो हो सकता है। मैं इसके जो वीडियो है जो मैं YouTube पे डालूंगा, इसके वीडियो के अंदर मैं इसका एक इमेज डाल दूंगा, तो आप लोग YouTube के वीडियो में जाकर देख लेना कि ओरिजिनली इस क्लास का YouTube पे वीडियो डाल लेना कि ओरिजिनली रेजिस्टेंस दिखता कैसा है। एक्चुअली दिखता ऐसा है किताबों के अंदर, लेकिन एक्चुअल में रेजिस्टेंस कैसा दिखता है वो जो मैंने इस्तेमाल किए हैं, जो मैंने अभी तक जो पढ़ाई करी थी उसमें जो रेजिस्टेंस इस्तेमाल किए वो एक्चुअली में ऐसे नहीं दिखते हैं। वो होते वायर है, बीच में कैसे रहता है गोल गोल, तो इसलिए उसको ऐसा बनाया गया। मैं अभी इसकी फोटो डाल दूंगा, डरना नहीं। तो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी। अब आपने जितने भी सवाल करने हैं वो सिर्फ इससे रिलेटेड करने हैं कि V इज इक्वल टू I इंटू R, जो मैंने आपको पिछली क्लास में 3 से 4 सवाल, 3 सवाल मैंने आपको करवाए थे कि भैया किसी सर्किट का रेजिस्टेंस निकालने के लिए करंट अगर 2 एम्पेयर है और वोल्टेज अगर उसमें 8 वोल्ट की सप्लाई दे रखी है तो रेजिस्टेंस कितना होगा। आपको कुछ मत करना, आप कुछ मत करना, यहां पर सीधे सीधे ओम बाबा का नियम लगा देना, V इज इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू V बाय I, R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट that is 8 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 4 ohms। और ये ohms जो है मेरे प्यारे बच्चों, इट इज द यूनिट, और कपड़े पहनना बहुत जरूरी है, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि इसका 1 नंबर 10th क्लास में होता है। आज रिजल्ट आ गया है 10th क्लास के MP बोर्ड का, तो भैया डरना मत, हो सकता है आपका भी आ जाए CBSE वाले, बढ़िया ही मजा आने वाला है। तो ठीक है, 1-2 सवाल देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, और फिर मैं बताऊंगा रेजिस्टेंस का अपोजिट भी एक चीज होती है, बताएंगे। तो एक सवाल ले लेते हैं, बढ़िया सा एक सवाल ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब सिंपल सी बात यह है कि रेजिस्टेंस का सवाल लेना है, तो सर ये रहा रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस 7 ohms का है, और इस 7, बिल्कुल सिंपल सवाल ले रहा हूं जैसे अभी मैंने बताया, सिर्फ सिंपल ओम्स लॉ से रिलेटेड है। फिर जब मैं रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन की बात करूंगा तब सवाल और तगड़े बनेंगे, ठीक है। तो अभी छोटे छोटे सवाल बनेंगे, बिल्कुल मजेदार सवाल। तो ये है 8 वोल्ट की सप्लाई, बता करंट कितना। अब करंट वो बोल रहा है मिली एम्पियर में, बताना। ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बताना फाइंड करंट इन मिली एम्पियर, फाइंड करंट इन मिली एम्पियर। अब क्या है कि मुझे कुछ नहीं, करंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, V बाय R करना पड़ेगा। I इज इक्वल टू V कितना, 8 डिवाइड बाय 7। अब मिली एम्पियर में, ये तो एम्पियर में आया, तो 1 एम्पियर में ये लिखना है बस अपन को, 1000 मिली एम्पियर होते हैं। बस ये कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका, अच्छा इसको एक काम करो, इसको सिंपल करने के लिए और 6 से कर देते, चलो 6 से कर देते। 6 से करने का तो इसको 9 कर दो इसको 9 कर दो, 9 तो 2 3 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3/2 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1000
विच इज इक्वल टू, एक जीरो के बाद 0.100 मिली एम्पियर करंट। एम्पियर में कितना है 1.5। बस आपसे ये छोटा सा सवाल पूछ लेगा, आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए था मिली एम्पियर और एम्पियर का। ठीक है, अभी ये तो बहुत भारी भारी सवाल नहीं रहा। अब मैं आपको एक चीज बताता था, जब ये सर्किट को ओरिजिनली डिजाइन करके देखा, आइडियली जब टेम्परेचर कांस्टेंट चल रहा था, जब हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, तो ऐसे वायर का गठन किया गया जो कि टेम्परेचर से, जिनका रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है, कभी भी वेरी नहीं करता। अब आप बोलोगे सर ऐसे कौन से वायर्स हैं, ऐसे कौन से मटेरियल्स हैं जिनका रेजिस्टेंस वेरी नहीं करता है विद टेम्परेचर? देखो कॉपर का तो करता है, जब मैं कॉपर वायर लगाता हूं तो उसका रेजिस्टेंस वेरी करता है टेम्परेचर के साथ। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पर भी रेजिस्टेंस 99.8% तक कांस्टेंट बना रहता है। अब आप बोलोगे सर ऐसे कौन से मटेरियल है, तो बता दूं, ऐसे अलॉयज हैं। क्या हैं? अलॉयज, जो 12th क्लास में आप ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे। मैग्नानिन, आई होप आई एम राइटिंग द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ मैग्नानिन। और एक और है कॉन्स्टेंटाइन। ये दो जो ऐसे मटेरियल हैं, जो मटेरियल अलॉयज से बने हैं, मतलब मिक्सचर ऑफ 2-3 मटेरियल विच हैव नॉट डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर ऑफ फॉर देयर रेजिस्टेंस। मतलब इनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर टेम्परेचर कितना भी बढ़ा, रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये तो वही बात हो गई कि भैया रे मिस्टीरियो बिक्षु से लड़ रहा है, उसको मुक्के मारे जा रहा है, रे मिस्टीरियो को उसको फर्क नहीं पड़ रहा। वहीं एक बिक्षु ने मार दिया मुक्का तो खत्म। तो रेजिस्टेंस का जो कॉन्स्टेंट और मैग्नानिन, जो ऐसे दो अलॉयज हैं जिनका इस्तेमाल करने पर इनका रेजिस्टेंस नहीं चेंज होता है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होते। अब आप बोलोगे सर इनका इस्तेमाल कहाँ किया, अलॉयज का इस्तेमाल कहाँ किया? अब आप पढ़ोगे 12th क्लास में पोटेंशियोमीटर पढ़ोगे आप, मीटर ब्रिज पढ़ोगे, मीटर ब्रिज। इन दोनों को पढ़ने पर आपको समझ में आएगा कि इन दोनों में हम लोगों ने इन दोनों में से किसी एक का वायर का इस्तेमाल किया है टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों ने इन दोनों का, इसमें तो हम लोग क्या ईएमएफ भी निकालते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ईएमएफ, जिसमें हम ईएमएफ निकालने के लिए पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, और अननोन रेजिस्टेंस का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मीटर ब्रिज का इस्तेमाल करा जाता है, जिसमें हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, मैग्नानिन और कॉन्स्टेंट, विच आर लीस्ट डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर के ऊपर इनकी डिपेंडेंसी 99.8% तक नहीं होती है। फिर भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है भैया, 0.2% की डिपेंडेंसी अभी भी आ रही है, जिसका मैं और आप मिलकर कुछ भी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन था टेम्परेचर की डिपेंडेंसी। अभी देखो मैंने डिपेंडेंसी बताई नहीं है, फिर भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है कि लेंथ और टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसी वायर और मटेरियल का। अब देखो क्या है कि टेम्परेचर के साथ साथ मटेरियल के ऊपर एक और चीज की डिपेंडेंसी होती है, रेजिस्टेंस के ऊपर एक और चीज की डिपेंडेंसी होती है किस मटेरियल से बना है। जैसे मैंने अभी आपका कॉपर नाम लिया और एक टंगस्टन वायर लिया। कॉपर वायर और टंगस्टन वायर दोनों ही अलग अलग प्रकार के मटेरियल हैं, तो इनके ऊपर जो रेजिस्टेंस है उनकी डिपेंडेंसी अलग अलग होगी। यानी किसी का रेजिस्टेंस ज्यादा हाई होगा उतना ही लेंथ का, और उतना ही लेंथ का किसी और मटेरियल से बना हुआ वायर ले लो तो उसका रेजिस्टेंस हो सकता है कम हो या नेग्लिजिबल हो। अब रेजिस्टेंस तो बहुत बात कर ली मेरे प्यारे बच्चों। अब बात करने वाला हूं मैं एक और जो रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट होता है, अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस। ये जस्ट अपोजिट होता है रेजिस्टेंस का, जिसको मैं बोलता हूं कंडक्टेंस। इसको लिख लेना और लिखते जाना। इसको बोलता हूं कंडक्टेंस। अब व्हाट इज कंडक्टेंस? कंडक्टेंस इज नथिंग बट डिपेंडेंट ऑन कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टर, और कंडक्टर का मतलब होता है भैया कि ऐसे मटेरियल जो बहुत ज्यादा अलाउ द चार्ज पार्टिकल और करंट, अलाउ द करंट
टू ट्रैवल या टू मूव फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल। यानी कंडक्टेंस इज जस्ट रेसिप्रोकल। रेजिस्टेंस क्या कर रहा था? अपोज कर रहा था किसको? करंट को। और कंडक्टेंस क्या करता है? इसी चीज को क्या करता है? अलाउ करता है करंट को टू पास थ्रू द सर्किट इजीली। कंडक्टेंस बहुत जरूरी होता है एक जगह। जैसे आप देखोगे कि आपके घर में जो वायरिंग हुई है वो कॉपर वायर से हुई है। काहे से हुई है? कॉपर वायर से हुई है, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं है और कंडक्टेंस थोड़ा ज़्यादा है। मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी कम है जो मिडिल में होना चाहिए किसी वायर की। इसलिए हम कॉपर वायर का इस्तेमाल, परफेक्ट कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हैं। सुन लो मेरी बात, कॉपर वायर का इस्तेमाल हम पानी की मोटर्स, आपके फैंस, उसमें कॉपर वाइंडिंग होती है जिसमें आप पढ़ोगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में मोटर। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो कॉपर वायर इतना अच्छे से करता है क्योंकि इसका कंडक्टेंस ज़्यादा होता है और रेजिस्टेंस जितना होना चाहिए उतना ही होता है। लेकिन अगर मैं यहीं टंगस्टन इस्तेमाल कर लूँ, अगर मैं वायरिंग में, अपने घर की वायरिंग में टंगस्टन इस्तेमाल कर लूँ ना, तो पहली बात तो जहाँ जहाँ वायरिंग हुई है वहाँ इतना गर्म हो जाएगा कि हीट करने लगेगा। आपने सुना होगा एक बहुत प्यारी चीज़ होती है जिसका नाम है बल्ब। ये बल्ब होता है, इस बल्ब के अंदर एक फिलामेंट इस्तेमाल किया था। इस फिलामेंट को ही बोला गया था टंगस्टन, क्योंकि ये हीट करने पर क्या करता था? लाइट प्रोड्यूस करता था। तो इस वजह से इसका रेजिस्टेंस हाई था, इसलिए रेजिस्टेंस हाई होने के कारण इसकी हीट प्रोड्यूस करता था ये। और कॉपर वायर इतना हाई रेजिस्टेंस का नहीं होता जितना टंगस्टन होता है। इतना होता है कि हम इसको बहुत आइडियल मानते हैं अपने घरों की बिजली के तार जोड़ने के लिए, ताकि इलेक्ट्रिसिटी या करंट एक जगह से दूसरी जगह बह सके थ्रू अ कंडक्टर। ये कंडक्टर है, कॉपर इज ए कंडक्टर हुज कंडक्टेंस इज गुड। कंडक्टेंस क्या होता है? हाई होता है, रेजिस्टेंस थोड़ा होता है। देखो हर मटेरियल का रेजिस्टेंस होता है। आज अगर मैं एक बहुत स्मूथ सरफेस ले आऊं तब भी उसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा। रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, एक फ्रिक्शन की तरह है जो कि अपोज करेगा हर बार फ्लो ऑफ चार्ज को। तो कंडक्टेंस जो होता है वो जस्ट रेसिप्रोकल होता है। अब जैसे रेजिस्टेंस होता है वैसे ही कंडक्टेंस होता है। अब जैसे रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी होती है, वैसे ही कंडक्टिविटी होती है। जैसे रजिस्टर होता है, जैसे रजिस्टर होता है, वैसे ही कंडक्टर होता है। अभी आपको मोटे मोटे तौर पर समझाया गया है, अभी और अच्छे से समझाया जाएगा आपको इस चीज को लेके। ये मिटा रहा हूं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगला डिपेंडेंसी करेंगे हम तो आपको और मजा आने वाला है। ये मिटा रहा हूं मैं। मैंने कहा था आज पूरा माहौल मैं रेजिस्टेंस के ऊपर ही दूंगा। पूरी झांकी आज जो मैंने दुकान खोली है वो रेजिस्टेंस के ऊपर ही होगी। और भैया मैं चाह रहा हूं कि आज मेरे प्यारे बच्चे सब लिखते भी जाएं और समझते भी जाएं जो इंपॉर्टेंट लग रहा है। इसके बाद वीडियो लेक्चर एक बार और देख लेना ताकि आपको बहुत सही तरीके से समझ में आ जाए। और किसको अभी समझ में नहीं आ रहा हूं मुझसे पूछ सकता है। अब बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस जो होता है उसकी डिपेंडेंसी होती है, यानी डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस on various factor, on various factors। अब आप बोलोगे किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो सबसे पहला आपको लिखना है रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ वायर। वायर की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो मैं बिल्कुल धीमे हो गया हूं, लिखते भी जाएंगे अगर आपको लिखना है तो। इसका मतलब है रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी वो कैसी है? लेंथ ऑफ वायर के ऊपर डायरेक्टली है, यानी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर, दैट इज आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। यानी रेजिस्टेंस is directly proportional to the length of wire। लेंथ ऑफ वायर के ऊपर डिपेंड करता है, वो भी डायरेक्टली। जितना लेंथ बढ़ाओगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जितनी लेंथ कम करोगे वायर की
उतना रेजिस्टेंस कम होता है एज कंपेयर टू ऑल द फैक्टर्स। इसके बाद आता है सेकंड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी मोटाई, पतला और मोटा। यानी अगर ये वायर है सेम लेंथ का, पतला है, सेम लेंथ का वायर थोड़ा मोटा इस्तेमाल कर लिए तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, वही खेल है। तो अगर मैं बात करूँ रेजिस्टेंस की, तो डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मोटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, तो देयरफॉर रेजिस्टेंस is inversely proportional to the area of cross section. Resistance is inversely proportional to the area of cross section, therefore we can say that R is directly proportional to 1 upon A, where A is called area of cross section। कितना मोटा है कितना पतला है। जैसे अगर ये मार्कर के पॉइंट को देखें तो ये मोटा है, अगर वहीं मैं एक पेन इस्तेमाल करूं तो पेन का जो ये वाला एरिया होगा वो क्या होगा, पतला होगा। तो अगर सेम लेंथ का अगर मैं पेन इस्तेमाल कर लूं तो फिर मैं कंपेरेबल कर सकता हूं। तो कंपेरेबल कुछ इस तरह से होगा कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को जब मैं मर्ज कर देता हूं, देखो यहां पर क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर मैं बढ़ाया तो रेजिस्टेंस कम होगा। लेंथ ऑफ वायर को सेम रख के, अगर लेंथ ऑफ वायर को कांस्टेंट रखूं, मटेरियल को भी कांस्टेंट रखूं, तो मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने पर क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम करने पर रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। दोनों को अगर मैंने बराबर करने के बाद दोनों को कंपेयर किया और दोनों को इक्वेशन एक इक्वेशन में डाला तो देखोगे प्रोपोर्शनल आ गया। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, इक्वल टू विच इज इक्वल टू रो एल बाय ए, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, वेयर रो, ये जो मैंने उल्टा ऐसे बनाया है, इसको बोलते हैं आर एच ओ, रो, विच इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। और ये कांस्टेंट होता है मटेरियल का, हर मटेरियल का अलग है, चाहे आप लेंथ कितनी भी बड़ी ले लो। जैसे आप सिंपल सी बात है, अगर आप सोने की कोई चीज़ लेके आओगे, अगर उसका कड़ा बनवा लो या उसके झुमके बनवा लो या उसका नाक का बनवा लो या चेन बनवा लो, गोल्ड तो गोल्ड ही रहेगा ना, गोल्ड की प्रॉपर्टीज तो चेंज नहीं होंगी। इन द सेंस वी कैन से दैट द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की जो कि फिक्स है, जो लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, और रेजिस्टेंस उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर मटेरियल, मैंने क्या कहा था, टंगस्टन हुआ, अगर मटेरियल टंगस्टन हुआ तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अगर सेम लेंथ का सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वायर हमने ले लिया, वो भी कॉपर, तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। यानी रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द मटेरियल, और मटेरियल की ये होती है रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, इट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट है जो कि हर मटेरियल का क्या होता है, बराबर। अब आप बोलोगे सर रेजिस्टिविटी तो आपने समझा दी, अब आपने एक शब्द और लिखा था जिसका नाम था कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किसका जस्ट रेसिप्रोकल था, रेजिस्टिविटी का। तो यहां से रेजिस्टिविटी निकालो, देखो R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। अब A ऊपर गया, L नीचे आया, तो आर ए अपॉन एल इज इक्वल टू रो। अब मैंने कहा था कंडक्टिविटी इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो बस कुछ नहीं करना, इसका उल्टा कर दो, इसको पलट दो, तो ये कर देगा 1 अपॉन रो इज इक्वल टू एल बाय आर ए, यानी लेंथ अपॉन आर रेडिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। 1 अपॉन रो क्या होगा, इसको बोलते हैं सिग्मा, विच इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। सिग्मा को बोलता हूं कंडक्टिविटी। ऐसे ना का वो जो ना बनाते हैं ना, इसको बोलते हैं सिग्मा। इसी को बोलते हैं कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, जिसकी रेजिस्टिविटी कम उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा। इतना छापो, आई होप आपने लिख लिया होगा। तो देखो क्या होता है, सिंपल सी बात है कि रेजिस्टेंस जो होता है
वो हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। जैसे मैं बता चुका हूं कि टंगस्टन का मटेरियल का रेजिस्टिविटी जो होगी वो अलग होगी और कॉपर की रेजिस्टिविटी अलग होगी। चाहे मैं कॉपर का एक वायर ले लूं जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ सेम हो और वहीं टंगस्टन का ले लूं जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जस्ट कॉपर के वायर की तरह है, लेकिन तब भी दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी एक होगी ρ1 और एक होगी ρ2। इसकी रेजिस्टिविटी टंगस्टन की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी और कॉपर की रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम। तो जो ये वीडियो में डालूंगा इसके अंदर मैं अलग से एक फोटो डाल दूंगा, साइड में ये फोटो शो हो रहा होगा, वो आपको समझ में आ जाएगा कि किसकी रेजिस्टिविटी कैसी। ठीक है, तो इतना लिख लेने के बाद अब मैं बात करने वाला हूं रेजिस्टेंस के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उससे रिलेटेड। तो एक सवाल बहुत फेमस सवाल है, उस सवाल को मैं करवाऊंगा यहां पर और आप लोगों से भी कोशिश करने के लिए बोलूंगा, लेकिन आपको केवल और केवल 2 मिनट मिलेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने से सोचने तक के लिए। तो पहला सवाल जो आपके सामने आ रहा है वो प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। देखो पहला सवाल जो है वो ये है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का क्वेश्चन। आपको दिमाग में होना चाहिए R इज इक्वल टू ρL/A, आपके दिमाग में ये होना चाहिए, या फिर आपके दिमाग में ये तो होना ही चाहिए V इज इक्वल टू IR, ये फेमस इक्वेशन ओम्स लॉ। तो सबसे पहला सवाल जो आया है वो, एक सेकेंड देख लूं, सबसे पहला सवाल ये आया है कि सबसे पहले तो अ वायर ऑफ हैविंग लेंथ, लिखते भी जाओ, हैविंग लेंथ L and area of cross section A, area of cross section having A, having resistance of R ohms, having resistance of R ohms. If the length is double, then what will be the new resistance of wire? बहुत सिंपल सवाल है। एक मैंने एक लेंथ L वाला वायर लिया था, ये लेंथ अभी L है इसकी, और इसका रेजिस्टेंस जो है वो R है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। अब इसी वायर को मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया। इसी वायर को डबल किया है, इसके साथ एक और वायर जोड़ के नहीं किया, इसी वायर को डबल किया। सवाल समझ लेना, इस वायर को डबल करने के बाद इसकी लेंथ 2L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का पता नहीं, R डैश की वैल्यू, R की वैल्यू R डैश है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A डैश है। तो आपको सवाल भी समझा ही दिया मैंने, तो आपको निकालना है R डैश की वैल्यू क्या होगी। आपको ये नहीं पता, बस आपको पता है, आपको सिर्फ इतना पता है कि लेंथ डबल की है। थोड़ा सा ट्राई करो, आपको 1 मिनट दिया जाता है। चलो मैं ही बताता हूं, डोंट वरी। देखो सबसे पहले तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था वो था A, मैं वापस से बना रहा हूं, इसका रेजिस्टेंस था R और इसकी लेंथ थी L। तो ये बताओ रेजिस्टेंस की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी। मान लो इसका रो है R, इसका रो है, मतलब जो रेजिस्टिविटी है वो रो है, ठीक है। अब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, R इज इक्वल टू ρL/A, सेट इज फर्स्ट इक्वेशन। अब मैंने इसी वायर को क्या कर दिया, 2L लंबा कर दिया, तो मैंने इसी वायर को लेंथ अब क्या कर दी, डबल कर दी। अब मैं लेंथ कितनी कर दी, डबल, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मुझे नहीं पता R डैश, जिसकी मेरे को रेजिस्टेंस नहीं पता R डैश, बस मुझे इसकी लेंथ पता है कि मैंने इसकी लेंथ पहले से 2 टाइम्स कर दी, यानी 2L कर दी। तो पहले L थी, अब कितनी हो गई, 2L। मुझे एक चीज़ और पता है, मुझे ये पता है कि इसका रो भी चेंज नहीं होगा। अब बताओ, सेम वायर था, सेम वायर को जब मैंने ऐसे किया, जब मैंने इसको डबल किया, तो क्या इसकी रेजिस्टिविटी चेंज हुई होगी, नहीं हुई होगी। तो इसकी कितनी हो जाएगी रेजिस्टेंस, R डैश इज इक्वल टू रो इंटू 2L अपॉन A डैश।
अब मुझे आर डैश निकालने के लिए ए डैश की जरूरत पड़ेगी। तो यार सोच के देखना पड़ेगा हमको कि क्या चेंज नहीं हुआ होगा। तो बच्चों आप लोगों ने मैथ्स में 9th क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे जो वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन थे, जिसमें आप कोई चीज पिघलाते थे तो क्या होता था, उसको पिघला के वापस कुछ नई चीज बनाते थे तो उसका वॉल्यूम जो था वो बराबर होता। देखो यहां भी वही चीज हुआ, वॉल्यूम सेम होता था। तो देखो वही किया अपन ने, इसको पिघलाया और लंबा कर दिया। मुझे नहीं पता एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, तो भाई पिघलाया और बराबर किया तो वॉल्यूम क्या होता है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको ये पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या मैं बोल सकता हूं ए इंटू एच। अब देखो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम जो होगा वो होगा ए इंटू एच की वैल्यू एल। अब इसका वॉल्यूम कितना होगा V2, ये V1 है, और इसका V2 कितना होगा, V2 होगा A डैश इंटू एच यानी 2L। अब मैंने आपको बताया वॉल्यूम बराबर होगा यानी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो यहां से देखो V1 बराबर V2, A इंटू एल इज इक्वल टू A डैश इंटू 2L। देखो L से L उचक गया, A डैश की वैल्यू आ गई, देखो A डैश की वैल्यू आ गई A बाय 2, A डैश की वैल्यू आ गई A बाई 2। देखो V1 कितना आया था, V1 आया था A इंटू एल, और V2 कितना आया था A डैश इंटू 2L। V1 इज इक्वल टू V2, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा क्योंकि उसी चीज को पिघला के अमन ने काम किया है। तो बस अब आपको क्या करना है, R डैश में पुट करना है, R डैश विल बी इक्वल टू A डैश की वैल्यू, तो रो इंटू 2 इंटू एल अपॉन A डैश की वैल्यू A बाय 2, ये मेन अपॉन की लाइन है, तो ये वैल्यू ऊपर जाएगी, तो ये जाएगा R डैश इज इक्वल टू 2 2 जा 4 रो L बाय A। अच्छा एक बात बताओ, रो L बाय A क्या था, रो L बाय था R, यानी R डैश विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स R, खत्म। R डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स R, R डैश विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स दी R, यानी अब जब मैंने इसकी लेंथ को क्या करा, डबल किया, बिना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज किया, मतलब मैंने क्या करा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का खेल नहीं करा, मैंने इसी को लंबा खींचा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज हुआ होगा। जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हुआ तो कितना हुआ, अब हाफ हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब हाफ हो गया तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया, रेजिस्टेंस बढ़कर 4 टाइम्स हो गया, यानी रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर इज 4 टाइम्स द ओरिजिनल वायर। अब रेजिस्टेंस वही वायर का 4 गुना हो गया है पहले से। जल्दी से छाप लो, आपको मैं केवल 30 सेकंड दूंगा, जल्दी। अब एक ताजा ताजा सवाल एक किताब से लाया हूं, देखना आप लोग। चलो यहां से सवाल लिख रहा हूं, देखो। अ 6 ओम रेजिस्टेंस, a 6 ohm resistance, question number 2, a 6 ohm resistance wire is doubled up by folding। ऐसा सवाल भी आ सकता है, by folding calculate the new resistance, calculate the new resistance of the wire, calculate the new resistance of the wire। अब सवाल सुन के ध्यान से देखना, बिल्कुल बस सवाल वैसा ही था, आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं करने, अपने दिमाग से खेलना नहीं है ज़्यादा। अब आपको नया रेजिस्टेंस निकालना, मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू भी दे दी है, बिल्कुल ध्यान से सुनना क्या लिखा है उसने, क्या बोला है। सोच के देखो, मैं बताऊं, चलो 1 मिनट दे रहा हूं, सोचो।
देखो क्या है कि एक वायर था, ठीक, इस वायर का रेजिस्टेंस जो आर था वो था 6 ओम्स। अब इसको यहां से आधा करके ऐसे लिया है, डबल कर लिया, जैसे मांझा डबल करते ना अपन, पतंग उड़ाते समय मांझा डबल कर लेते, तो इसको यहीं से चिपका के ऐसे चिपका दिया, देख। अब ये यहां से ऐसा हो गया। अब पूछ रहा है वायर बता, वायर का रेजिस्टेंस बता। ऐसे डबल्ड बाय फोल्डिंग, डबल किया लेकिन फोल्ड किया ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, जब मैं डबल करूंगा तो लेंथ कितनी हो जाएगी? आधी। तो सोचो कि पहले लेंथ कितनी थी? L, पहले लेंथ थी L। अब मैंने फोल्ड करके उसको थोड़ा मोटा बना दिया, देखो ऐसे 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 फोल्ड कर दिया। तो क्या मैं मानूंगा कि ये ऐसा हो गया होगा? हाँ बिल्कुल मान लोगे सर आप। तो अब इसकी लेंथ कितनी हो गई? L/2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A डैश पता नहीं, रेजिस्टेंस R डैश, और इसका रेजिस्टेंस मुझे पता था 6 ओम्स। अब क्या करें, क्या करा जाए, क्या करा जाए? कुछ नहीं भाई, R इज इक्वल टू रो L/A है ना, इसको ऐसे खेल लो। फिर इसको लिखो R डैश इज इक्वल टू रो L डैश, सॉरी L/2 A डैश। अब A डैश निकालने के लिए क्या करेंगे? वॉल्यूम बराबर कर देंगे। तो V1 इज इक्वल टू V2, V1 कितना होगा? A इंटू L इज इक्वल टू V2 कितना होगा? A डैश इंटू L/2, L से L उचक गया। A डैश की वैल्यू आ जाएगी 2A, A डैश की वैल्यू आ जाएगी 2A, पुट कर दो। R डैश विल बी इक्वल टू रो L/2 इंटू 2A। देखो R इज इक्वल टू रो L/A की वैल्यू कितनी दे रखी थी उनने? R इज इक्वल टू रो L/A की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 6। तो R डैश इज इक्वल टू 6/4 ओम्स, यानी लगभग 4 1 4 2.5, यानी 1.25। सही है? करके देख लो, करके देख लो। करूं? 1.25 पक्का? 1.5 पक्का? 1.5 ओम्स। जल्दी छापो, सवाल अच्छा था, सवाल लिख लो। अब देखो एक सवाल और लेके आ गया हूं मैं, बहुत बढ़िया सा, बहुत बढ़िया सवाल लेके आया हूं, देखना मजा आ जाएगा तुमको, गारंटी। चलो एक सवाल है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर of length 300 meter, of length 300 meter and cross section area 1.0 mm square, 1.0 mm square made of resistivity 1 into 10 to the power minus of 7 ohm meter is, क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस पता करना है। ऑप्शन है यहां पर A 2 ओम, बी ऑप्शन 3 ओम, 20 और 30, दैट इज थर्ड 20 ओम्स, एंड फोर्थ ऑप्शन है 30 ओम्स। मुझे जल्दी से आंसर निकाल के बताओ। देखो यार, इस सवाल को बहुत सिंपल तरीके से किया जा सकता है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए R इज इक्वल टू रो L/A, लेंथ इन मीटर्स और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ऑल्सो इन मीटर स्क्वायर। तो देखो लेंथ तो दी है मीटर में, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर मीटर में नहीं दिया है, ये दिया है mm स्क्वायर में, और रजिस्टिविटी ओम पर मीटर दिया है। तो आपको कहीं ना कहीं खेलना पड़ेगा। R इज इक्वल टू रो L/A, R इज इक्वल टू रो की वैल्यू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 7 इंटू 300 डिवाइडेड बाय, अब ये लिखा हुआ 1 mm, तो
तो भाई 1 mm में 1/1000 मीटर होता है, 1/1000। तो भैया 1 mm स्क्वायर में 1/123 मीटर होता है स्क्वायर, यानी 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर होता है 1 mm स्क्वायर में। ये ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट बात तो यही है। खेल लो, 10⁻6 इंटू 1 यानी 10⁻6 ऊपर गया, तो ये जगह r इज इक्वल टू 10⁻7 इंटू 10⁻+6 इंटू 300, माइनस प्लस माइनस 10⁻−1 बचेगा इंटू 300। r की वैल्यू इन ओम्स आने वाली है। 300 10 की पावर नीचे गया तो 10⁻1, 0 से 0, r इज इक्वल टू 30 ओम। बोलो जय माता दी, 30 ओम्स। एक और सवाल कर लेते हैं, एक और सवाल बढ़िया प्यारा सा सवाल कर लेते हैं। देखो, मिटा दूं भाई, लोग लिख रहे हो क्या? हाँ लिखो 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 भैया। अब देखो एक सवाल और बहुत जानदार, बहुत प्यारा, एकदम शानदार। तुम्हारा भाई बैक, चल एक सवाल और आया है बहुत जानदार, बिल्कुल ताजा ताजा। व्हेन द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल, व्हेन द diameter of the wire is double, then its resistance becomes, क्या होगा? पहला डबल, B 4 times, C half, या D 1/4। अगर डायामीटर को डबल कर दूं, अगर मैं डायामीटर को डबल कर दूं, डायामीटर को, तो क्या होगा? सोच के देखो, सोचो क्या है? 4 टाइम्स, 1/4 टाइम्स। चलो देखते हैं, सबके आंसर थोड़े लग रहे हैं। देखो इधर, ये एक लेंथ ऑफ वायर था, ठीक है, जिसका अब रेजिस्टेंस जो है वो R था, तो डायमीटर हो जाएगा 2R, ठीक है। अब मैं रेजिस्टेंस से खेलूंगा, ठीक है, 2R, ठीक, बोल दो यार। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बनेगा वो कितना बनेगा? अभी R है, 2R नहीं है। अब मैं 2R कर रहा हूं इसको, देखो अब रेजिस्टेंस 2R हो गया। नहीं, अब देखो रेजिस्टेंस R था तो पहले डायमीटर कितना था? 2R, और अब इसको डबल कर दिया डायमीटर, तो डायमीटर कितना हो गया? 4 टाइम्स, यानी 4R हो जाएगा, है ना। यहाँ डायमीटर 4R तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2R। रेडियस 2R और डायमीटर 4R। यहाँ डायमीटर 2R और रेडियस R। अब खेलो, एरिया कितना हो जाएगा? पहले वाले का एरिया हो जाएगा πr²। बोलो हाँ या ना? πr²। ए की वैल्यू, लेंथ मान लो L, लेंथ मान लो L, और इसको मान लो L डैश, इसको मान लो R डैश, ठीक। एरिया कितना आ जाएगा इसमें? एरिया हो जाएगा पाई इंटू R²। R मतलब 2R का होल स्क्वायर, यानी 4πr², दैट इज एरिया। पहले आया एरिया आया था πr², अब आ गया 4πr²। लेंथ की वैल्यू मुझे नहीं पता, L डैश, लेंथ की वैल्यू कितनी हो गई? L डैश, ठीक है, पक्का। अब देखो वॉल्यूम बराबर होगा, वॉल्यूम बराबर होगा। वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम V1 इक्वल टू V2। देखो
पाई आर स्क्वायर इंटू एल इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एल डैश। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, पाई से पाई, तो एल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एल बाय 4, मतलब 4 टाइम्स, तो ये भी कम हो जाएगा, लेंथ कम हो जाएगा 4 टाइम्स। इसी वायर को डबल, हाँ इसी वायर को डबल किया ना। अभी देखो क्वेश्चन के मजे देखो, तुम बस इतना समझते हो जैसे अपन ने किया वैसे कर लो, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? एल बाय 4 हो जाएगा। पहले लेंथ कितना था? एल, अभी कितना है? एल बाय 4। अब रेजिस्टेंस निकालो पहले का। आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए की वैल्यू, रो एल बाय ए की वैल्यू जल्दी रखो, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर। अब देखो इसकी नया रेजिस्टेंस निकालो, आर डैश इज इक्वल टू आर डैश रो एल की वैल्यू एल बाय 4, नया एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर डैश कितना हो जाएगा? रो एल बाय 4 4 जा 16 पाई आर स्क्वायर। भैया आर डैश तो 16 टाइम कम आ रहा है ओरिजिनल से, आर डैश तो 16 टाइम आ रहा है। 4r द होल स्क्वायर, कहाँ 4r द होल स्क्वायर? r स्क्वायर है भैया ये पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, हाँ लेकिन 16 आ रहा है ना। अब इसकी वैल्यू आर मान लो, तो आर डैश इज इक्वल टू आर बाय 16। ये तो आ रही है ना, ये तो आ रही है, तो इसकी जगह आर रख दो, आर बाय 16, यानी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1/16 टाइम्स कम हो जाएगा। लेकिन ये तो ऑप्शन ही नहीं है। हमेशा आप लोग ये ध्यान रखना, सुन लो सुन लो, व्हेन द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल, व्हेन द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल, तो वो बताएगा आपको कि उसकी लेंथ कांस्टेंट है या नहीं। इस क्वेश्चन में नहीं बताया है कि आपकी लेंथ कांस्टेंट है कि नहीं। तो ऑप्शन तो 1 2 3 चारों में से कोई नहीं दिखा मुझे। आपको स्पेसिफाइड रहना पड़ेगा कि इसकी लेंथ कांस्टेंट होगी कि नहीं। इससे पहले जितने क्वेश्चन देखे सबकी लैंग्वेज पढ़ो, सबकी लैंग्वेज पढ़ो और इसकी लैंग्वेज पढ़ो। लेंथ दी हुई, बताओ लेंथ कितनी है? किसी में एल दी हुई, जब लेंथ एल दी है तो उसने ये भी बताएगा कि लेंथ चेंज हुई कि नहीं। अब यहां लेंथ दी नहीं थी तो डिपेंडेंसी मुझे पता ही नहीं चली, यानी मैं मान के चलूंगा दोनों केस में लेंथ कैसी है। तो ये गलत कंसेप्ट था, यानी हमें लेंथ को क्या रखना था? एल डैश नहीं लेना था, हमें लेंथ सेम लेनी थी, ठीक है। देखो डरना नहीं है सवाल में, सवाल में डरना नहीं। आपको अगर सवाल में लेंथ दी है तो खेल लो लेंथ वाला, वॉल्यूम वाला खेल। लेकिन अब लेंथ दी ही नहीं है तो डिपेंडेंसी नहीं पता। जब पता ही नहीं है तो कांस्टेंट मान के चलते रहो, कार्यक्रम आगे बढ़ता जाएगा। मेरा तो बराबर ही है, ठीक है। अब छापो, ये गलत है भाई, r बाय 16 गलत है। हमारी लेंथ उतनी रहेगी l, तो अगर लेंथ l है तो l ही रहेगी l डैश, और ये 4 टाइम्स कम हो जाएगा, यानी आंसर आएगा r डैश विल बी इक्वल टू r बाय 4। करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो बेटा अब इस क्वेश्चन के बाद हमें बात करनी थी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का, कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं, और किस तरह से आपको क्वेश्चन बनेंगे आगे आने वाले समय में। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ये लेक्चर, बिल्कुल मज़ा आने वाला है आपको। चलो अब देखो क्या है, तो हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हम किसकी बात करने वाले हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करने वाले हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस? मतलब अगर मैं दो रेजिस्टेंस को कंबाइन कर दूं, से एक रेजिस्टेंस ये था और एक और रेजिस्टेंस ये था, अब मेरे को कंबाइन करना है, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको यहाँ से उठाएंगे और यहाँ लाके इसके दूसरे हाथ पर जोड़ देंगे। फिर कुछ बच्चे सोचेंगे कि भैया एक काम करते हैं, ये रेजिस्टेंस ऐसा बैठा हुआ है, हम एक काम कर देंगे,
हम ऐसे जोड़ देते हैं। फिर कुछ बच्चों के दिमाग में कुछ नहीं चलेगा, वो कहेंगे भैया दोनों को अलग अलग खेल लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है दो रेजिस्टेंस को मिलाना। तो दो रेजिस्टेंस को हम मिलाते हैं केवल दो तरीके से, जिसका नाम है, पहला है सीरीज, पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको देख पा रहे हो और सीरीज कॉम्बिनेशन भी आप देख पा रहे हो, लेकिन इसको समझना कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल एक रेजिस्टेंस है जिसका एक राइट हैंड है और एक लेफ्ट हैंड है, और एक और है, एक और रेजिस्टेंस है जिसका एक और राइट हैंड है और एक और लेफ्ट हैंड है। मैं दोनों हैंड्स को अलग अलग करके बस एक एंड और एक एंड, दोनों के एंड अलग अलग हो, एक का राइट और लेफ्ट, या लेफ्ट और राइट, या लेफ्ट लेफ्ट भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। बस दोनों के एंड्स जो हो, हाथों के एंड्स जो हो वो अलग अलग हो और बीच में जुड़ा हुआ हो, तो इसको बोलता हूं मैं सीरीज। अब मैं इसका एग्जांपल दूंगा। आप लोग चेन खेले होंगे, चेन, गेट लगा देना। आप लोग खेले होंगे चेन। अब चेन खेलते तो हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते थे, चेन लंबी जा रही है, अगर चेन लंबी आती है टूट जाती तो क्या होता था, मुक्के पड़ते थे पीठ पे। तो ये वही चेन खेल रहे हैं सारे रेजिस्टेंस। सारे रेजिस्टेंस जब चेन खेल रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब जब सारे रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से कंबाइन हो कि ऐसा प्रतीत हो, ऐसा प्रतीत हो कि दोनों क्या खेल रहे हैं, पुगड़ी खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं, पुगड़ी। ऐसे खेलते ना, पुगड़ी खेलते थे ना, पुगड़ी, दोनों के हाथ पकड़ लिए एक दूसरे से ऐसे। तो ऐसे जब खेलते हैं रेजिस्टेंस तो उन कॉम्बिनेशंस को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब मान लो दो रेजिस्टेंस से तीसरा रेजिस्टेंस भी आ गया। मान लो एक रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ा हुआ है, फिर एक और रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ा हुआ है, और तीसरा एक दाखिल हो गया है कुछ इस तरह से। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आता है बोथ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन एक साथ, और इसी के सवाल बहुत खतरनाक बनते हैं। तो रेजिस्टेंस कितने प्रकार के हो गए, दो, एक है सीरीज और एक है पैरेलल। अब यहां देखो, ये दोनों आपस में पुगड़ी खेल रहे हैं और इनका जो कॉम्बिनेशन है वो इसके साथ क्या खेल रहा है, चेन। बस ऐसे ही खेलना है आपको दिमाग से। मैं इसके और भी भयंकर भयंकर सवाल करवाऊंगा जहां आप पता ही नहीं लगा पाओगे कि चेन है या पुगड़ी। देखो कैसे, अभी समझ में ही नहीं आएगा चेन है या पुगड़ी है। अब कहां कौन सी चेन है और पुगड़ी है ये बताओ, मतलब पैरेलल है और सीरीज, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल या सीरीज? ऐसे तो नहीं दिख रहे, पैरेलल, सभी सीरीज, सब सीरीज नहीं है, दोनों पैरेलल में, इनका कॉम्बिनेशन इससे सीरीज है। लेकिन समझाएंगे हम आपको, हम समझाएंगे आपको। ये कौन है मैंने सही बताया जो, कौन है? ठीक, चलो इतना छापो फटाफट जल्दी। तो आई होप आप लोगों ने इतना लिख लिया होगा। तो आज की क्लास यहीं एंड करूंगे और अगली क्लास में मिलेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।